A very good morning to all the participants of this joint course being done by DTRTI Delhi and DTRTI Lucknow for the benefit of those participants who are aiming to take the departmental exam for the ITOs this year and subsequent years. We are beginning with the part 2 of the lecture that deals with section 11, 12 and 13. We had dealt with section yesterday. So we'll just try to review a few things out of that lecture so that we have some continuity. उस प्रॉपर्टी से इनकम जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस से होल्ड की जा रही है इसमें कवर होती हैं। सबसे पहले जो इनकम इसमें कवर होती है वो है उस प्रॉपर्टी से प्राप्त इनकम जो कि ऐसे ट्रस्ट में होल्ड की जा रही है पूरी तरह से चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए है और उस हद तक कि जब जिस हद तक वो इनकम अप्लाई की जाती है ऐसे पर्पसेस के लिए, यानी इनकम को चैरिटेबल और पर्पसेस के लिए अप्लाई करना भी आवश्यक है। जो इनकम उस प्रॉपर्टी से डिराइव हो रही है वहाँ पर, और इसके अलावा जहाँ वो इनकम अप्लाई नहीं की जाती तो अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट भी की जा सकती है। इंडिया में वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई की जा सके। और ये जो अक्यूमुलेशन है और सेट ऑफ है, पार्ट है, सॉरी, उस इनकम को इकट्ठा करके अलग से रख देना जिससे चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके, ये 15% के हद तक किया जा सकता है। 15% से ज़्यादा की इनकम को अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट नहीं किया जा सकता है। और हमने कल सेक्शन 11 में ही ये पढ़ा था कि जो इनकम अप्लाई की जाती है चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए वो केवल प्रीवियस ईयर में ही नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर के बाद अगले ईयर में भी अप्लाई की जा सकती है। हमने कल पढ़ी थी। रविशंकर जी से अनुरोध है कि वो अपना माइक को म्यूट रखें और वीडियो भी ऑन ना करें। ओके, सो हमने कल पढ़ा था कि जो इनकम ऐसी प्रॉपर्टी से डिराइव होती है जो ऐसे ट्रस्ट में होल्ड की जा रही है जिसको पूरी तरह से चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस के लिए बनाया गया है और जिस हद तक वो इनकम अप्लाई हो जाती है उसी पर्पसेस के लिए, वो इनकम जो है टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। और अगर वो अप्लाई नहीं की जाती तो उसके अलावा वो अक्यूमुलेट भी की जा सकती है या सेट अपार्ट भी की जा सकती है। सेट अपार्ट यानी अलग रख देना। और ये जो अक्यूमुलेशन या सेट अपार्ट है ये 15% से ज़्यादा का नहीं हो सकता। और हमने ये भी पढ़ा था कि 5 साल तक का अक्यूमुलेशन या सेट अपार्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को इसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट करना है तो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म भर के असेसिंग ऑफिसर को देना होता है जिसमें आपको ये भी बताना होता है कि कब तक आप इसको अक्यूमुलेट या सेट अपार्ट कर रहे हैं या किस समय तक आप उसको यूज कर लेंगे, चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पसेस पे अप्लाई कर देंगे, ये उसमें लिखना होता है। और ये जो अक्यूमुलेशन या सेट अपार्ट है इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 साल तक की अलाउड है।
तो यानी कि जो ऐसे ट्रस्ट हैं जो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए बने हैं, उनकी प्रॉपर्टी पूर्णतया चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए बनी हुई है, तो उनमें जो प्रॉपर्टी है उससे उनकी जो इनकम डिराइव होती है, उस इनकम को जब अप्लाई किया जाता है या एक्यूमुलेट करके अप्लाई किया जाता है, तो वो टोटल इनकम में शामिल नहीं होती है। ये मोटा मोटा जो बात है जो ग्रहण होती है सेक्शन 11 से, दिस इज अ ब्रॉड इंपोर्ट ऑफ सेक्शन 11, और इसको हमने इसलिए आपके सामने रखा बिकॉज आपके मेमोरी को फ्रेश करने के लिए, so that we can conveniently go on to section 12. Now therefore we move on to section 12. तो section 12 कहता है any voluntary contribution. section 12 उस बारे में है जब कोई प्रॉपर्टी से इनकम की बात नहीं कर रहा है। सेक्शन 11 क्या बात कर रहा है, जो प्रॉपर्टी होल्ड कर हो रही ट्रस्ट में, उस प्रॉपर्टी से इनकम डिराइव हो रही है। लेकिन सेक्शन 12 उस इनकम की बात करता है जो कि कंट्रीब्यूशन से आती है, जो योगदान के माध्यम से आती हैं। तो सेक्शन 12 ये कहता है कि कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, कोई भी स्वयं किया हुआ योगदान, जिसको आप आम भाषा में डोनेशन वगैरह भी बोलते हैं, जो अंदर प्रेशर नहीं कर रहा आदमी, स्वयं सोच के कर रहा है, any voluntary contributions which are received by a trust created wholly for charitable or religious purposes. ट्रस्ट का क्रिएशन पूर्णतया अगर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए है, तो कोई भी वॉलंटरी उसमें कंट्रीब्यूशन अगर किया जाता है और वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ट्रस्ट अगर रिसीव करता है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, और सेक्शन 12 में इंस्टीट्यूशन की भी बात की जा रही है, केवल ट्रस्ट की ही नहीं बात की जा रही, और बाय एनी इंस्टीट्यूशन या कोई भी संस्था एस्टैब्लिश्ड होली फॉर सच पर्पसेस, जो संस्था पूर्णतया ऐसे ही प्रयोजनों के लिए स्थापित है, यानी कि वो पूर्णतया चैरिटेबल या रिलीजियस प्रयोजनों के लिए ही स्थापित है, not being contributions made with a specific direction that they shall form part of the corpus of the trust or institution. जो ऐसे कंट्रीब्यूशन नहीं है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे के दिए गए हों कि उन कंट्रीब्यूशंस को ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के कॉर्पस का पार्ट बनाया जाए। कॉर्पस का पार्ट, कॉर्पस यानी कि उनकी जो जमा राशि है, जो कैपिटल है उस ट्रस्ट का, अगर ये डायरेक्शन के साथ कोई कंट्रीब्यूशन आता है, ये कॉर्पस के लिए दिया जा रहा है, उसकी बात यहाँ पे नहीं आ रही है सेक्शन 12 में, क्योंकि वो तो एक तरह का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, वो वैसे भी टोटल इनकम में नहीं जुड़ेगा उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की। लेकिन इसके अलावा कोई अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आता है, इट शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 11 बी डीम्ड टू बी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो ऐसा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को सेक्शन 11 के पर्पस से ये मान लिया जाएगा कि वो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस है, और सेक्शन 11 के प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ दैट सेक्शन एंड सेक्शन 13 शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। और जब एक बार मान लिया जाएगा कि वो जो इनकम है वो ऐसी इनकम है जो किसी प्रॉपर्टी से डिराइव हुई है, जो कि ट्रस्ट में है, होल्ड की जा रही थी, पूर्णतः चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, ये मान लिया जाएगा सेक्शन 11 के पर्पस से। क्योंकि सेक्शन 11 साफ तौर पे कहता है कि ये इनकमें वो हैं जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस में अप्लाई होती हैं, तो उनको हम टोटल इनकम में इसलिए शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग चैरिटेबल या रिलीजियस कार्य कर रहे हैं ट्रस्ट बना के,
और पूर्णतः चैरिटेबल या रिलीजियस वर्क कर रहे हैं, वो सारा जो कार्य है उसको करने से जो इनकम प्राप्त हो रही है उनको, उसको टोटल इनकम में नहीं शामिल करने की बात सेक्शन 11 में कही गई है। और चूंकि सेक्शन 11 में टोटल इनकम में शामिल करने की बात ना करने की बात कही गई है, इसीलिए सेक्शन 12 ये कह रहा है कि सेक्शन 11 के पर्पस से उसको मान लिया जाएगा। क्योंकि एक बार सेक्शन 11 के पर्पस से किसी इनकम के बारे में ये मान लिया जाता है कि जैसा कि सेक्शन 11(1) में लिखा है कि वो एक ऐसी इनकम है जो कि ऐसी प्रॉपर्टी से डिराइव हुई है जो कि ट्रस्ट में होल्ड की गई थी पूर्णतः चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, एक बार ये मान लिया जाता है तो फिर इससे अगला निष्कर्ष ये होता है कि उसको टोटल इनकम में नहीं शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो ये लिखा है कि सेक्शन 13 के प्रोविजंस भी फॉलो करेंगे। सेक्शन 13 के प्रोविजंस भी सेक्शन 11 के साथ क्लोजली जुड़े हुए हैं, इसलिए लिखा है कि सेक्शन 13 के प्रोविजंस भी अप्लाई करेंगे। नाउ 12(2) क्या कहता है? 12(2) ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ एनी सर्विसेज बीइंग मेडिकल और एजुकेशनल सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज जो कि या तो मेडिकल सर्विस हो या फिर एजुकेशनल सर्विस हो, which is made available by any charitable or religious trust running a hospital or medical institution or an educational institution। एक ऐसा चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट जो कि एक हॉस्पिटल चला रहा है या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन चला रहा है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है, तो कोई भी सर्विसेज जो कि मेडिकल या एजुकेशनल सर्विसेज हो और ये सर्विसेज उपलब्ध कराई गई है किसी चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा जो कि एक हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है, और ये सर्विसेज दी गई है किसी ऐसे पर्सन को, टू एनी पर्सन, जिसका रेफरेंस 13A, B, C, CC या D में आया है, shall be deemed to be income of such trust or institution derived from the property held under trust wholly for charitable or religious purposes during the previous year in which such services are so provided, and shall be chargeable to income tax notwithstanding the provisions of subsection 1 of section 11। कोई भी ऐसी सर्विसेज जो कि मेडिकल या एजुकेशनल सर्विसेज के नेचर की हैं और उनको उपलब्ध कराया गया है चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट में, जो कि एक हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन या एक शिक्षा संस्थान को चला रहा है, और ये सर्विसेज किसी ऐसे व्यक्ति को दी जा रही हैं जिसका रेफरेंस सेक्शन 13 में किया गया है। सेक्शन 13 के A, B, C, CC और D जो क्लॉज हैं सब सेक्शन 3 के, उनमें जिसका रेफरेंस किया गया है, ऐसे व्यक्ति को अगर ये सर्विस दी जाती हैं तो ऐसे सर्विसेज की जो वैल्यू है उसके बारे में ये मान लिया जाएगा कि वो उस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की इनकम है जो कि उसको प्रॉपर्टी से डिराइव हुई थी, ऐसी प्रॉपर्टी से डिराइव हुई थी जो कि ट्रस्ट में होल्ड की जा रही थी, और वो ट्रस्ट पूरी तरह से चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए था, और ये प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर में होल्ड की जा रही थी जिसपे की सर्विसेज मुहैया कराई गई हैं, दी गई हैं, और ये जो वैल्यू है इट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स। व्हाट विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स? द वैल्यू ऑफ द सर्विस, पेमेंट नहीं, द वैल्यू, मूल्य, उस सर्विस का मूल्य इनकम टैक्स के प्रति चार्जेबल हो जाएगा, भले ही सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, के प्रावधानों में कुछ भी कहा गया हो। यानी इस बात को मद्देनजर न रखते हुए कि सेक्शन 11 या 1 में क्या कहा गया है, वो सर्विस की वैल्यू जो कि 13 सेक्शन में मेंशन्ड पर्सन को दी जा रही है, 13(3) में मेंशन्ड सेक्शन को पर्सन को दी जा रही है, उस सर्विस की वैल्यू टैक्स कर ली जाएगी। सवाल ये उठता है, ये भाई कौन सी ऐसी सर्विस है, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको अगर सर्विस दी जाती है तो वो टैक्स कर ली जाएगी, जबकि ये जो ट्रस्ट है ये पूर्णतः रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए बना हुआ है,
ये जानने के लिए कि ये कौन सा पर्सन है जिसको अगर वो वैल्यू दी जाती है तो वो पूर्णतया टैक्स कर ली जाएगी, 11(1) में कुछ भी लिखा हो, उसके लिए सेक्शन 13 को देखना जरूरी है। तो लेकिन 13 को देखने से पहले एक बार ये एक्सप्लेनेशन को भी हम पढ़ लेते हैं, देन वी गो टू सेक्शन 13 एंड सी ये कौन सा पर्सन है जिसके लिए कोई सर्विसेज, कोई चैरिटेबल होली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कर रहा है और फिर भी जो है वो जो सर्विसेज हैं वो टैक्स कर ली जा रही हैं, उसकी वैल्यू टैक्स कर ली जा रही है। तो और सर्विसेज किसके द्वारा दी जा रही है, चैरिटेबल और या रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा, जो कि हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के पर्पस से द एक्सप्रेशन वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और फैसिलिटी ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। वैल्यू का मतलब है कि कोई भी बेनिफिट या कोई सुविधा, फैसिलिटी यदि ग्रांट की जाती है या मुहैया की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना कोई पैसा लिए, और एट कंसेशनल रेट या रियायती दर पे दी जाती है टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, जिसका रेफरेंस क्लॉज ए बी सी 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 डी सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 में है। तो वैल्यू शब्द को और फर्दर डिफाइन किया गया कि वैल्यू का मतलब है जो उस बेनिफिट की वैल्यू या उस फैसिलिटी की वैल्यू, उस फैसिलिटी का मूल्य जो कि या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया या फिर कंसेशनल रेट पे दिया गया। तो जिस हद तक वो कंसेशन किया गया उसका मूल्य कंसेशन के बराबर हो जाएगा, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया तो पूरा उसका जो मूल्य है फैसिलिटी या बेनिफिट का, वो मूल्य इसमें लिया जाएगा। दूसरी बात ये कि ये जो टैक्स, इस पे टैक्स जो देगा वो कौन देगा, तो टैक्स जो है वो ट्रस्ट देगा, वो व्यक्ति नहीं देगा जिसको वो सर्विस दी जा रही, बल्कि द ट्रस्ट विल पे टैक्स ऑन इट। अब देखते हैं कि सेक्शन 13 में या 3 में किसका वर्णन है। तो आपको सेक्शन 13 की ओर मैं ले जाता हूं। अभी हमारा पर्पस सेक्शन 13 को देखने का केवल इतना है कि हम देख लें कि 13(3) में क्या लिखा हुआ है और ये समझ लें कि कौन से ऐसे पर्सन की बात की जा रही है कि जिसको अगर कोई फ्री सर्विस या कोई कंसेशनल सर्विस दी जा रही है तो उसको टैक्स कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का जो फाउंडर है, जो भी उस इंस्टीट्यूशन का फाउंडर है या उस ट्रस्ट का जो ऑथर है, जो बनाने वाला है उस ट्रस्ट का, उसको अगर वो सर्विस फ्री दी जाती है या कंसेशन पे दी जाती है तो वो टैक्स हो जाएगा, उसका मूल्य। एनी पर्सन हु हैज मेड अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, कोई भी व्यक्ति जिसने कि काफी ज्यादा मात्रा में योगदान दिया है उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन, substantial contribution, that is to say any person whose total contribution up to the end of the relevant previous year exceeds 50,000 rupees। कोई भी व्यक्ति जिसका कुल योगदान जो है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के, सुसंगत प्रीवियस ईयर के अंत तक, अप टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, टोटल कंट्रीब्यूशन का मतलब है अभी तक जो भी उसने योगदान दिया है, यानी पिछले प्रीवियस ईयर्स को भी शामिल करते हुए अभी तक का कुल योगदान अगर उसका 50,000 रुपये से ज़्यादा का है और उसको भी अगर कोई फ्री सर्विस दी जाती है या कोई कंसेशनल सर्विस दी जाती है तो वो भी टैक्स, उसका वैल्यू भी टैक्स हो जाएगी। उसके बाद ये कहा गया कि वेयर सच ऑथर, फाउंडर और पर्सन इज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पर ऐसे ऑथर, ऐसे फाउंडर या ऐसे पर्सन एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर हैं वो भी इसी कैटेगरी में माने जाएंगे।
नाउ एनी ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट और मैनेजर, इस ट्रस्ट का कोई भी अगर ट्रस्टी है या उसका कोई मैनेजर है, चाहे वो किसी भी नाम से बुलाया जाए, मैनेजर हो, संस्थापक हो, कोई भी नाम मैनेजर को दिया जाए, वो जो प्रबंध करता है वहाँ का, उसको भी कोई फ्री सर्विस या कंसेशन सर्विस दी जाती है, वो टैक्स हो जाएगी। एनी रिलेटिव ऑफ एनी सच ऑथर, फाउंडर, पर्सन, मेंबर, ट्रस्टी और मैनेजर, या ऊपर दिए गए ABC में जो लोग हैं, उनका कोई भी रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो। रिलेटिव वर्ड की डेफिनेशन फिर से हमको सेक्शन 2 से लेना पड़ेगा। तो रिलेटिव के लिए भी अगर कोई फ्री या कंसेशनल सर्विस की जाती है तो वो भी इसमें शामिल होगा। उसके बाद है एनी कंसर्न इन विच एनी ऑफ द प्रीवियस पर्संस रेफर टू इन क्लॉज ABC एंड D हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या कोई भी ऐसी कंसर्न जिसमें ऊपर दिए गए जो व्यक्ति हैं, भले ही वो रिलेटिव ही हो, ABC और CC में जो रेफर्ड व्यक्ति हैं उनका रिलेटिव ही हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति का अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसी कंसर्न में है तो उस कंसर्न के लिए भी अगर कोई कोई फ्री या कंसेशनल सर्विस दी जा रही है तो उसका वैल्यू भी टैक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या ट्रस्ट है, ट्रस्ट से जो कनेक्टेड लोग हैं, उससे जो उसके जो फाउंडर, ओनर वगैरह हैं, वो अगर अपने लिए कोई फ्री सर्विस वगैरह ले लेते हैं उस ट्रस्ट से, तो सरकार ये जिम्मेदारी फिर नहीं बनती है कि उसको कोई टैक्स का बेनिफिट, उस वैल्यू का कोई टैक्स का बेनिफिट भी सरकार उसको दे, तो सरकार ऐसा नहीं करेगी। सो दैट वाज सेक्शन 12(2). सो 12(2) में ये कहा गया कि ऐसी सर्विसेज जो कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को दी जा रही है ट्रस्ट से संबंधित, जिनका वर्णन 13(3) में है, उनको वो सर्विस दी जाती है तो उसका मूल्य टैक्स हो जाएगा। नाउ 12(3) says that notwithstanding anything contained in section 11, इस सेक्शन 11 में भले ही कुछ भी कहा गया हो, उसको नजरअंदाज करते हुए एनी अमाउंट ऑफ डोनेशन, कोई भी डोनेशन हो विच इज रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, जिसको ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिसीव किया गया है, इन टर्म्स ऑफ क्लॉज D ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80G, सेक्शन 80G के 2D के प्रावधानों के तहत, या जैसा उन प्रावधानों में लिखा है उसके अनुसार, कोई भी डोनेशन अगर रिसीव किया जाता है किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, in respect of which accounts of income and expenditure have not been rendered to the authority prescribed under clause 5 of subsection 5C, और जिस डोनेशन के रिस्पेक्ट में अगर अकाउंट्स देने का प्रावधान है, इनकम और एक्सपेंडिचर का अकाउंट जो देने का प्रावधान है, वो जैसा कि प्रावधान प्रेस्क्राइब्ड है 5C 80G के 5C में क्लॉज 5 में, और उस प्रावधान के अनुसार यदि वो अकाउंट नहीं दिया जाता इन द मैनर स्पेसिफाइड इन दैट क्लॉज, या फिर उस तरह से नहीं दिया जाता जैसा कि क्लॉज 5 ऑफ सबसेक्शन 5C में प्रेस्क्राइब्ड है, और which has been utilized for the purpose other than providing relief to the victims of earthquake in Gujarat, या फिर जिसका इस्तेमाल ऐसे प्रयोजनों के लिए कर दिया गया है जो कि दूसरे प्रयोजन हैं। अर्थक्वेक जो आया था गुजरात में, उससे जो हताहत लोग थे उनको राहत देने के अलावा दूसरे किसी कार्य में लगा दिया गया है यदि वो पैसा, और which remains unutilized in terms of subsection 5C of section 80G, या जिस राशि को हम ना इस्तेमाल किया गया कह सकते हैं सेक्शन 80G के सबसेक्शन 5C के तहत, एंड नॉट ट्रांसफर टू द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, और जिस राशि को इसलिए अनयूटिलाइज्ड होते हुए प्राइम मिनिस्टर के नेशनल रिलीफ फंड में नहीं ट्रांसफर किया गया था ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ मार्च 2004, मार्च के 31 तारीख 2004 से पहले नहीं ट्रांसफर किया गया था, शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर की इनकम मान लिया जाएगा,
and shall accordingly be charged to tax, और accordingly और उसके अनुसार उस पर टैक्स ले लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये जो प्रावधान था डोनेशन का 80G2D के अंतर्गत, ये उन लोगों के लिए था जो कि जो विक्टिम्स थे अर्थक्वेक के, गुजरात विक्टिम्स, उनकी राहत के लिए ये प्रावधान था। यदि कोई पैसा, कोई डोनेशन आया है और उस पर्पज़ के लिए आया है, लेकिन वो अगर इस्तेमाल नहीं हुआ उस पर्पज़ में, या फिर वो इस्तेमाल ना होते हुए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में भी नहीं भेजा गया जैसा कि प्रावधान था, तो फिर उसको टैक्स कर लिया जाएगा। ये पर्टिकुलर प्रोविजन है गुजरात के विक्टिम्स के लिए। नाउ वी कम टू 12A. Now section 12A talks about conditions for applicability of section 11 and 12. सेक्शन 11 और 12 हमने देख लिया। सेक्शन 11 उस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इन ट्रस्ट की बात करता है। सेक्शन 12 जो है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात करता है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो किस प्रकार से टैक्स नहीं होगा, चाहे वो किसी संस्थान के पास आए, चाहे वो ट्रस्ट के पास आए। 11 और 12 में जो भी प्रावधानित है, यानी कि टैक्स नहीं लेने वाली जो बात है, ऐसी इनकम से जो कि चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए थी, जिस इनकम का पर्पस ये था कि अल्टीमेटली वो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस में अप्लाई हो जाएगी किसी भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के द्वारा। लेकिन ये एप्लीकेबल कैसे किया जाएगा? तो एप्लीकेबल करने के लिए 12A सेक्शन है कि कब जाके ये चीज़ जो है टैक्स नहीं होगी, यानी कोई क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, ये परमिशन कैसे लेनी पड़ेगी, या अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा। तो बिना अप्रूवल लिए सीधा ऐसे रिटर्न में भर देने से काम नहीं चलेगा कि हमारी ये इनकम थी और ये हमने रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ करी है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं। ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए खास प्रावधान है सेक्शन 12A। The provisions of section 11 and section 12 shall not apply in relation to the income of any trust or institution unless the following conditions are fulfilled. जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब तक सेक्शन 11 और 12 के प्रावधान अप्लाई नहीं करेंगे किसी भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के इनकम के रिलेशन में। 12A1A कहता है द पर्सन इन रिसीट ऑफ द इनकम हैज मेड एन एप्लीकेशन। कंडीशन क्या है कि जो पर्सन उस इनकम को रिसीव कर रहा है वो एक एप्लीकेशन करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट, उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक एप्लीकेशन करेगा और वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में करेगा, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 73 और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। या तो 1 जुलाई 73 से, या फिर से पहले, या फिर जब ट्रस्ट क्रिएट होता है तो उसके 1 साल के बाद तक, या इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिश होने के 1 साल बाद से पहले, 1 साल या उससे पहले, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में आता है। एंड सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, और जब तक कि वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन सेक्शन 12AA के तहत रजिस्टर नहीं हो जाता। तो एप्लीकेशन 12A1A के तहत करनी है और रजिस्ट्रेशन जो है वो 12AA में होगा। Now, provided that where an application for registration of the trust or institution is made after the expiry of the period aforesaid, the provisions of section 11 and 12 shall apply in relation to the income of such trust or institution from the date of the creation of the trust or the establishment of the institution, if the principal commissioner or commissioner is for reasons to be recorded in writing satisfied that the person is in receipt of the income was prevented
from making the application before the expiry of the period aforesaid for sufficient reasons. अब क्या हुआ, एप्लीकेशन उसने टाइम से नहीं की. जो टाइम 12A1 में लिखा हुआ है, 12A1A में है, उस टाइम के अंतर्गत अगर उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन नहीं किया तो जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 11 और 12 के, वो ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के इनकम के रिलेशन में ट्रस्ट के क्रिएशन के डेट से या इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट के डेट से लागू हो सकते हैं, लागू हो जाएंगे, यदि तो पीसीआईटी या सीआईटी उसको अलाउ करे. और पीसीआईटी और सीआईटी जो हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजंस राइटिंग में, और उन रीजंस की वजह से अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि जो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो जो प्राप्त कर रहा है इनकम को, उसको प्रिवेंट कर दिया गया था फ्रॉम मेकिंग एप्लीकेशन फॉर सफिशिएंट रीजन, पर्याप्त कारणों से वो रोका गया था. ही वॉज प्रिवेंटेड, यानी कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिस वजह से वो रोका गया रहा था. ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द अफोरसेड पीरियड, पहले कहे हुए पीरियड से पहले. तो पीसीआईटी या सीआईटी अगर उससे संतुष्ट हैं, और यहाँ पे हम लोग के यहाँ जो डिपार्टमेंट में इस वक्त पीसीआईटी या सीआईटी एग्जाम्पशन का जो पोस्ट है वो इस कार्य को कर सकता है. और यदि उसने आदमी ने एप्लीकेशन नहीं भी किया तो अगर वो संतुष्ट हैं तो रीजंस वो रिकॉर्ड करके उसको अलाउ कर सकते हैं. तो उसका जो ट्रस्ट है ट्रस्ट की क्रिएशन की डेट से या इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट की डेट से जो सेक्शन 11 और 12 के प्रावधान लागू हो जाएंगे. फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड, if the principal commissioner or commissioner is not satisfied. और अगर प्रिंसिपल कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं है कि वो पर्याप्त कारणों से प्रिवेंट हो गया था एप्लीकेशन टाइम से भरने से, तो फिर जब वो लेट एप्लीकेशन भरेगा तो जो फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो एप्लीकेशन की गई है, उस तारीख से फिर सेक्शन 11 और 12 के प्रावधान लागू होंगे. ये जो एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट. Provided further that the provisions of this clause shall not apply in relation to any application made on or after the first day of June 2007. दूसरी बात यह है कि ये व्यवस्था 2007 1 जून तक थी, और 1 जून 2007 के बाद की व्यवस्था कुछ और है. यानी यहाँ पर जो हम 12A के फर्स्ट प्रोवाइजो में जो व्यवस्था पढ़ रहे हैं, 12(1)A में जो व्यवस्था पढ़ रहे हैं, ये 73 से लेकर 2007 जून के 1 तारीख तक लागू थी. उसके बाद ए कहता है द पर्सन रिसीट ऑफ द इनकम हैज मेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जून 2007 इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर टू द प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर, and such trust or institution is registered under section 12AA. या फिर उस व्यक्ति ने 1 जून 2007 के बाद जो एप्लीकेशन आई है, उस एप्लीकेशन को उस फॉर्म में उसको भरा और प्रेस्क्राइब फॉर्म को भर के प्रेस्क्राइब मैनर में उसने वो एप्लीकेशन किया, प्रेस्क्राइब तरीके से वो एप्लीकेशन किया उसने पीसीआईटी या सीआईटी. यानी 1 जून 2007 तक एक पर्टिकुलर व्यवस्था थी. 1 जून 2007 के बाद की दूसरी व्यवस्था है, उसमें भी एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, और उसमें भी 12A के तहत 12AA के तहत वो ट्रस्ट जो है रजिस्टर होता है. द पर्सन रिसीट ऑफ द इनकम हैज मेड एन एप्लीकेशन. और एक और उसके बाद की बात है कि पर्सन जो रिसीट ऑफ इनकम में है, यानी जो इनकम प्राप्त कर रहा है, he has made an application for registration of the trust or institution. In a case where a trust or an institution has been granted registration under section 12AA or has obtained registration at any time under section 12A, as it stood before its amendment by the Finance No. 2 Act 1996,
यानी जो पर्सन ने इनकम रिसीव की है उसने अगर एप्लीकेशन किया है ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे केस में जहां पर उसको पहले भी सेक्शन 12AA के तहत रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया था, या उसने रजिस्ट्रेशन 12A के तहत प्राप्त कर लिया था, जैसा कि 12A प्रावधान था फाइनेंस एक्ट 1996 के आने से पहले, एंड सब्सिक्वेंटली इट हैज अडॉप्टेड और अंडरटेकन मॉडिफिकेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और पहले रजिस्टर होने के बाद में सब्सिक्वेंटली उसने अपने उद्देश्यों में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं या अडॉप्ट कर लिए हैं कुछ मॉडिफिकेशंस या कर दिए हैं मॉडिफिकेशंस, तो बदलाव कर दिए उसने अपने उद्देश्यों में, विच डू नॉट कन्फर्म टू द कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, उसने ऐसे बदलाव कर दिए हैं जो रजिस्ट्रेशन की जो शर्तें होती हैं उससे मेल नहीं खाते हैं। तो और इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर, और अब वो प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर में एप्लीकेशन कर रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेड अडॉप्शन और मॉडिफिकेशन। तो उसको ऐसा एप्लीकेशन, अगर उसको उद्देश्य बदलने हैं तो उद्देश्य बदलने के 30 दिन के अंदर, जब उसने वो उद्देश्यों को बदलने का डिसीजन लिया था, जब उसने वो उद्देश्य बदले हुए उद्देश्य अडॉप्ट या मॉडिफाइड उद्देश्य को अपनाया था, तो 30 दिन के अंदर उसको पीसीआईटी या सीआईटी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद ऐसा ट्रस्ट फिर 12AA में रजिस्टर हो जाए। कहने का मतलब ये कि जो पहले 12A में रजिस्टर्ड था या 12A में रजिस्टर्ड था और उसने उद्देश्यों में बदलाव कर दिए, और बदलाव करने के बाद फिर 30 दिन के अंदर फिर उसने एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन करने के बाद फिर से वो रजिस्टर कर लिया गया, तो यानी कि जो पुराने रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं उनकी बात की जा रही है। तो जो भी पुराने रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड हैं, उन ट्रस्ट में जो पर्सन इनकम रिसीव कर रहा है उसको एप्लीकेशन करना है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि फिर से एप्लीकेशन करने वाली बात आ रही है कि जो पहले भी रजिस्टर्ड थे या उद्देश्यों को मॉडिफाई करने के बाद भी वो रजिस्टर्ड थे, वो फिर से एप्लीकेशन करेंगे, और उस आधार पे उन्होंने एप्लीकेशन किया और उसको उनके ट्रस्ट को और या इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया अगर 12AA, तो वो उस पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद where the total income of the trust or institution as computed under this act without giving effect to the provisions of section 11 and 12 exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year, जहां पर भी जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की टोटल इनकम है, अगर हम उस टोटल इनकम को इस एक्ट के तहत कंप्यूट करें बिना सेक्शन 11 या 12 को लगाए हुए, और वो जो टोटल इनकम है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल से ज़्यादा हो, यानी एक सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट होती है जिसके बियॉन्ड जो है फी टैक्स होता है, वो एक मैक्सिमम अमाउंट है जो कि नॉन टैक्सेबल है किसी भी पर्सन के लिए। तो अलग अलग पर्सनस के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो भी टोटल इनकम है ट्रस्ट की है इंस्टीट्यूशन की, जो कि मैक्सिमम अमाउंट से अगर ज़्यादा है, तो अकाउंट्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन फॉर दैट ईयर हैव बीन ऑडिटेड, और उस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स का ऑडिट कर दिया गया है बाय किसी अकाउंटेंट के द्वारा, एज डिफाइंड इन द एक्सप्लेनेशन बिलो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 288। अकाउंटेंट की डेफिनेशन सेक्शन 288(2) में है, and the person in receipt of the income furnishes along with the return of income for the relevant assessment year the report of the audit, और जो व्यक्ति इनकम रिसीव कर रहा है वो ऑडिटर की रिपोर्ट जो है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न जो फर्निश करता है वो इनकम की, उसके साथ वो उस ऑडिट रिपोर्ट को भी फर्निश कर देता है। एंड
और वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि ड्यूली साइंड या जो भी प्रक्रिया है उसके अनुसार वो साइंड होना चाहिए, और उस अकाउंटेंट के द्वारा, ऐसे अकाउंटेंट के द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, 288(2) में जिसका वर्णन है, उसका एक्सप्लेनेशन, एंड सेटिंग फोर्थ सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स को उसमें सेट फोर्थ कर रहा है, यानी उसमें मेंशन कर रहा है उस फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑडिटर की रिपोर्ट को साथ में लगा के रिटर्न के फर्निश करना जरूरी है। अगर मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल से ज़्यादा की टोटल इनकम आ रही है ट्रस्ट की, बिना सेक्शन 11 या 12 को मद्देनजर रखते हुए, तो ये करना आवश्यक होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये फुलफिल अगर नहीं होती कंडीशन, तो सेक्शन 11 या 12 लागू नहीं हो सकते। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनके बिना सेक्शन 11 या 12 लागू नहीं हो सकते। और उसके बाद हम आते हैं BA पर। द पर्सन in receipt of the income has furnished the return of income for the previous year in accordance with the provisions of subsection 4A of section 139 within the time allowed under that section. और 139(4A) में अगर रिटर्न फाइल की जाती है, तो फिर वो जो भी रिवाइज रिटर्न फाइल की जाती है, तो उसमें जो भी टाइम अलाउड है उसके तहत उसने टाइम अलाउड के अंतर्गत उसको फाइल किया। और 2 ये कहता है, 2 यानी सेक्शन 12 का, सेक्शन 12A का 2, सेक्शन 12A का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि वेयर द एप्लीकेशन हैज बीन मेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जून 2007, अगर एप्लीकेशन को 2007 के बाद किया गया, the provisions of section 11 and 12 shall apply in relation to the income of such trust or institution from the assessment year immediately following the financial year in which such application is made. तो जो प्रोविजंस हैं 11 और 12 के, वो ऐसे असेसमेंट ईयर से लागू होंगे जो कि उस फाइनेंशियल ईयर के बाद में आता है जिसमें वो एप्लीकेशन की गई। यानी जैसे एप्लीकेशन अगर 11-12 में की गई फाइनेंशियल ईयर में, तो जो असेसमेंट ईयर है वो 12-13 है। प्रोवाइडेड दैट where the registration has been granted to the trust or institution, यानी कि जब भी वो एप्लीकेशन की जाएगी उसी साल से वो लागू हो जाएगा अगर रजिस्ट्रेशन उसको मिल जाता है। शर्त यह है कि द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड टू द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12AA, then the provisions of section 11 and 12 shall apply in respect of any income derived from the property held under trust of any assessment year preceding the aforesaid assessment year. यदि रजिस्ट्रेशन 12AA में ग्रांट कर दिया गया, तो सेक्शन 11 और 12 के प्रावधान उस इनकम पर भी लागू हो जाएंगे जो कि असेसमेंट ईयर से पहले के साल की इनकम थी। Any assessment year preceding the aforesaid assessment year for which assessment proceedings are pending, लेकिन assessment proceeding जिसके लिए अभी पेंडिंग है असेसिंग ऑफिसर के पास, यानी असेसिंग ऑफिसर के पास असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, और तब तक एक एप्लीकेशन की जाती है उस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में वो की जा रही है एप्लीकेशन, उसके अगला साल जो होता है वो उसका असेसमेंट ईयर होगा। तो लेकिन उस असेसमेंट ईयर से पहले भी वो 11 और 12 के प्रावधान लागू हो जाएंगे अगर असेसमेंट ये प्रोसीडिंग्स जो है इसके पहले के असेसमेंट ईयर के लिए पेंडिंग है असेसिंग ऑफिसर के पास रजिस्ट्रेशन की डेट में, and the objects and the activities of such trust or institution remain the same for such preceding assessment year. और साथ साथ जो उद्देश्य हैं और जो कार्यकलाप हैं उस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के, वो भी वही रहे हैं इसके पहले वाले असेसमेंट ईयर में जो कि इसके बाद वाले असेसमेंट ईयर में, जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन, जिस साल में रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके अगला साल जो है जिसको असेसमेंट ईयर उसके लिए कहते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन के जो
ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज थे, वही ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज उस साल के लिए भी है जिस साल की असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है। तो 11 और 12 के प्रावधान उस प्रोसीडिंग पर भी लागू हो जाएंगे जो पेंडिंग थी। प्रोवाइडेड further that no action under section 147 shall be taken by the assessing officer in case of such trust or institution for any assessment year preceding the aforesaid assessment year, only for non-registration of such trust or institution for the said assessment year. और फर्दर प्रोवाइजो ये है कि अगर उस ट्रस्ट ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और आपके पास कोई असेसमेंट भी पेंडिंग नहीं है और अब ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसमें आपने देखा कि भी अब ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो धारा 11 और 12 एप्लीकेबल हो गई हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले का कोई अगर असेसमेंट पेंडिंग है उस पर भी वो धारा एप्लीकेबल हो जा रही हैं। अगर वो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स एक्टिविटीज वही थे इसके पहले वाले साल में जिसका असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो पेंडिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग पर भी सेक्शन 11-12 की धाराएं लग जा रही हैं, उसका बेनिफिट मिल जा रहा है। लेकिन प्रोवाइडेड फर्दर के द्वारा ये कहा गया कि अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो सेक्शन 147 के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ऐसे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के लिए जिसका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है। ओके, केवल इस कारण से कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उस असेसमेंट ईयर के लिए जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप सेक्शन 147 को यूज करना चाह रहे हैं, केवल रजिस्ट्रेशन ना होने के पर्पज से आप 147 सेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि जो असेसमेंट प्रोसीडिंग क्लोज हो गई और अब उसने स्वयं ही डिक्लेयर कर दिया कि मुझे रजिस्टर कर दो, तो चैरिटेबल एक्टिविटी तो कर ही रहा है बेचारा, रिलीजियस एक्टिविटी तो कर ही रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन भी दे दिया उसको, तो केवल इसलिए कि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था एक क्लोज्ड असेसमेंट को फिर से रीओपन नहीं किया जाएगा। Provided also that the provisions contained in the first and second proviso shall not apply in case of any trust or institution which was refused registration. हाँ, लेकिन अगर किसी ट्रस्ट को आपने रिफ्यूज कर दिया था रजिस्ट्रेशन और द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू इट वाज कैंसल्ड एट एनी टाइम अंडर सेक्शन 12AA, लेकिन अगर आपने या फिर आपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है या उसको रिफ्यूज कर दिया है तब आप 147 के प्रावधानों का यूज कर सकते हैं और तब पेंडिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग पर भी सेक्शन 11-12 के प्रावधान नहीं लगेंगे। और इस सिलसिले में देयर इज अ रूल 17A, and Rule 17A says that application for registration of charitable or religious trust, application under clause A and clause AB of 12A1, तो A and AB ये यहाँ पे मेंशन है, यानी 2007 की बाद की जो व्यवस्था है वहां उसके बारे में ये कहा गया है कि सेक्शन A एंड AB, तो इसके पर्पज से कोई अगर एप्लीकेशन की जाती है चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो फॉर्म नंबर 10A में करनी होगी और उसमें ये सब डॉक्यूमेंट साथ में कंपनी होंगे, नेमली वेयर द ट्रस्ट इज क्रिएटेड और द इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट। अगर उस ट्रस्ट का क्रिएशन या उस इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन एक ऐसे कागज के द्वारा किया गया है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ कोई लिखित पत्र या कागज मतलब है, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द ट्रस्ट, तो अपने स्वयं के द्वारा सर्टिफाई की हुई इंस्ट्रूमेंट की कॉपी, यानी उस कागज की कॉपी या उस एग्रीमेंट की कॉपी, जो ट्रस्ट डीड की कॉपी या इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट के पेपर की कॉपी, जो क्रिएट कर रहा है उस ट्रस्ट को या इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर रहा है,
तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द ट्रस्ट और एस्टैब्लिशिंग द इंस्टीट्यूशन, वो डॉक्यूमेंट अकम्पनी होगा विद एप्लीकेशन। और जहाँ पर ट्रस्ट का क्रिएशन या इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं हुआ है, किसी कागज़ के द्वारा नहीं हुआ है, तो एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा, जो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी किसी डॉक्यूमेंट की फाइल करनी होगी, जो कि इस बात को साबित करेगा कि ट्रस्ट का क्रिएशन हुआ था या इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुई थी। एनी डॉक्यूमेंट दैट एविडेंसेस द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसकी कॉपी लगानी होगी। उसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड, सारी सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज हैं, और सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या सोसाइटीज। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और सोसाइटीज होते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन भी होता है, फर्म्स का रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप फर्म्स के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत होता है, या पब्लिक ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रार है उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी। एंड सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द अडॉप्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स उद्देश्य का बदलाव किया गया है और नए उद्देश्य या तो बनाए गए हैं, तो उसकी कॉपी, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी। And where the trust or institution has been in existence during any year or years prior to the financial year in which application for registration is made, और अगर ट्रस्ट जो था एप्लीकेशन की फाइनेंशियल ईयर से पहले भी एग्जिस्टेंस में था, तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द एनुअल अकाउंट्स, तो सालाना अकाउंट जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के पहले सालों के, यानी कि नॉट बीइंग मोर देन 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द सेड एप्लीकेशन इज मेड, जिस साल में एप्लीकेशन की जा रही है उसके पहले के 3 साल से संबंधित जो एनुअल अकाउंट्स हैं, अगर ट्रस्ट जिस साल में एप्लीकेशन की जा रही है पहले भी था, तो वो अकाउंट्स भी उसमें सबमिट करने होंगे। इन विच सेड एप्लीकेशन मेड फॉर विच सच अकाउंट्स हैव बीन मेड अप। उसके बाद एक नोट देना पड़ेगा कि ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज़ क्या थी, और उसके बाद एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, एग्जिस्टिंग ऑर्डर अगर सेक्शन 12A के तहत रजिस्ट्रेशन का है या सेक्शन 12AA के तहत है उसकी कॉपी, या सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन हो गया था तो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन का रिजेक्शन हो गया था तो उसकी कॉपी। और फॉर्म नंबर 10A जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना होगा अंडर डिजिटल सिग्नेचर। अंडर डिजिटल सिग्नेचर इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर डिजिटल सिग्नेचर। अगर रिटर्न को डिजिटल सिग्नेचर में भरना जरूरी है तो ये फॉर्म भी डिजिटल सिग्नेचर में भरना होगा, और या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से भी भरा जा सकता है जहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर जरूरी नहीं है। फॉर्म नंबर 10A का वेरिफिकेशन एक ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाएगा जो रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए भी ऑथराइज्ड है सेक्शन 140 के तहत, जैसा कि उस एसएससी के लिए एप्लीकेबल है। और प्रिंसिपल डीजी सिस्टम्स और डीजी सिस्टम्स स्पेसिफाई करेंगे कौन सा वो डेटा स्ट्रक्चर होगा, कौन से वो डेटा के स्टैंडर्ड्स होंगे, या कौन से जनरल स्टैंडर्ड्स होंगे या प्रोसीजर होगा उस वेरिफिकेशन को, या उसका फॉर्म को फर्निश करने का क्या प्रोसीजर होगा। एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग, और ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये जिम्मेदार हैं कि for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the set form। तो उस फॉर्म की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, उस फॉर्म को ठीक से आर्काइव करना, यानी जिससे आर्काइव यानी लंबे समय के लिए जिसको रिकॉर्ड में रख दिया जाता है, और रिट्रीवल मतलब बाहर निकाल के लाना जब भी ज़रूरत पड़े। तो इसका जो मेथड है या पॉलिसीज़ है, उसकी नीतियाँ बनाने वाले प्रिंसिपल डीजी सिस्टम्स भी होंगे, जिससे जो भी फॉर्म भरे जाएं वो सिक्योर रहें, वो प्रॉपरली आर्काइव्ड रहें और वो रिट्रीव भी किए जा सकें। और जो ऑडिट रिपोर्ट है ये जो भरने की बात की गई उस सेक्शन फॉर्म नंबर 10B में भरी जाएगी। अब हम आते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ये तो कंडीशंस थी। 12A में क्या था? कंडीशंस। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है कि आदमी एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जा रहा है, तब तक सेक्शन 11 और 12 के प्रावधान लागू नहीं होते। अब है कि प्रोसीजर क्या है उस रजिस्ट्रेशन का। द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, एक बार एप्लीकेशन हो गई तब फिर डिपार्टमेंट को क्या करना है। द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन
which is made under clause A or AA or AB of 12A1, जो भी एप्लीकेशन अब की जाती है तो प्रिंसिपल कमिश्नर उसके संबंध में ही शैल, मतलब उनके लिए मैंडेटरी है कि ही शैल कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन। वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन मांगेंगे उस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से जैसे कि वो जरूरी समझते हैं अपने आप को ये संतुष्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, कि ट्रस्ट की जो इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं वो फर्जी नहीं हैं और वो सत्य हैं और वो जेन्युइन है। कहने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट पाने की कोशिश की जा रही है उसी की तरफ वो केंद्रित हैं और जो नोट दिया गया एक्टिविटीज का वो फर्जी नहीं है और जेन्युइन है, एक्टिविटीज उसके जेन्युइन है। कई बार ऐसा हो सकता है कोई जेन्युइन एक्टिविटी ना हो और रजिस्ट्रेशन ले लिया जाए। कई बार रजिस्ट्रेशन लेने से कई फायदे होते हैं, या तो आपको डोनेशन मिलना शुरू हो जाता है कि आप सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, या एक जनरल रिकॉग्निशन सोसाइटी में आपकी हो जाती है, और भी कई मॉनेटरी बेनिफिट्स भी उससे निकल के आ सकते हैं। तो इसलिए एक्टिविटीज की जेन्युइननेस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। देन उनको ये भी अपने आप को सेटिस्फाई करना है पीसीआईटी या सीआईटी को कि कंप्लायंस ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि अगर और भी कोई लॉ है क्या उसके सारे रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रहे हैं उस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के द्वारा एज अ मटीरियल फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्ट्स, जो कि उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए माने रखते हो, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो मटीरियल हो, जो जो ठोस जरूरत हो उसके ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए, ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स है दूसरे किसी लॉ के वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एंड मे ऑल्सो मेक सच इंक्वायरीज एज यू मे डीम नेसेसरी इन हिज बिहाफ। और डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कॉल करने के अलावा ये जो डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन है ये किससे कॉल करना है उनको, वो उस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से कॉल करना है जिन्होंने एप्लीकेशन की, और उसके अलावा वो और भी कोई थर्ड पार्टी इंक्वायरी भी कर सकते हैं, जैसा भी जब जरूरी मानते हैं वो कि उनको थर्ड पार्टी इंक्वायरी भी करनी चाहिए, या कोई भी इंक्वायरी जो करना चाहते हैं इस कारण से इन दिस बिहाफ, यानी इस मैटर में कि वो एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन देना है कि नहीं देना ट्रस्ट को। तो उनको एक तो अपने आप को एक्टिविटीज से सेटिस्फाई होना है और किसी दूसरे कानून के रिक्वायरमेंट से भी सेटिस्फाई होना है जो कि उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए माने रखते हो। और जब वो सेटिस्फाई हो जाए, after satisfying himself about the objects of the trust or the institution and the genuineness of its activities, वो अपने आप को जब उन उद्देश्यों से सेटिस्फाई कर लें कि हाँ ये उद्देश्य वाकई में चैरिटेबल और रिलीजियस उद्देश्य हैं, और जब वो अपने आप को एक्टिविटीज के जेन्युइननेस से भी सेटिस्फाई कर लें जैसा कि रिक्वायरमेंट है अंडर सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए यहाँ पर, एंड कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स अंडर सब क्लॉज 2 ऑल्सो, किसी और लॉ का कंप्लायंस से भी वो अगर सेटिस्फाइड है, देन इफ ही सेटिस्फाइड बाय द ऑब्जेक्ट्स, बाय द जेन्युइननेस, बाय द कंप्लायंस और रिक्वायरमेंट्स बाय द लॉ, ये सेटिस्फैक्शन होने के बाद he shall pass an order in writing. He shall pass an order in writing registering the trust of the institution. And he shall, if he is not satisfied, अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तब भी उनको राइटिंग में ऑर्डर पास करना, मतलब राइटिंग में ऑर्डर जरूर है। If he is not satisfied, he shall pass an order in writing refusing to register the trust or the institution, और ये ऑर्डर जो होगा जिसमें कि ट्रस्ट को रजिस्टर करने का रिफ्यूजल हो, वो भी वो पास करना जरूरी है उनके लिए। और हालांकि ये बात यहाँ लिखी नहीं है कि इस ऑर्डर में उनको कारण देने पड़ेंगे कि क्यों वो रिफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल जस्टिस में बात आती है
तो इसलिए वो लागू मानी जाएगी कि भाई यहाँ पे वो सारे फैक्ट्स को मेंशन करेंगे और सारे रीजंस को मेंशन करेंगे और लॉजिक से उनको रीजंस को भी जोड़ेंगे कि कैसे वो इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। अपने निष्कर्ष पे पहुंचने की प्रक्रिया को वो डेलिनिएट करेंगे बहुत डिटेल में उस ऑर्डर में कि भाई वो क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं उस रजिस्ट्रेशन को। एंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सेंट टू द एप्लीकेंट, और ऐसे ऑर्डर की कॉपी एप्लीकेंट को भेज दी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 मतलब जो रिफ्यूजल का ऑर्डर है, नो रिफ्यूजल ऑर्डर शैल बी पास्ड अनलेस द एप्लीकेंट हैज बीन गिवन a reasonable opportunity of being heard। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब है कि उसको सुना जाएगा, उसको उसको एक रीजन जो होता है, रीजन एक शक्ति होती है ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन की शक्ति है रीजन आउट करने की, कारण को जोड़ना किसी भी इफेक्ट के साथ कॉज को स्थापित करना। तो एक रीजनेबल मौका मतलब जो एक ठीक ठाक भर मौका जो रीजन की शक्ति से उपयुक्त लगता हो, यानी कि एक बार अपॉर्चुनिटी दे दी, एसएससी नहीं आ पाया तो आपने सोचा कि वो तो आएगा नहीं, हम रिफ्यूजल का ऑर्डर पास कर देते हैं। ऐसा नहीं है। फैक्ट्स पर जो फैक्ट्स रिकॉर्ड पे हैं या जो मटेरियल आपका रिकॉर्ड पे है वो उससे प्रदर्शित हो जाना चाहिए कि आपने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी है। और खासतौर पे ये जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है तब देना बहुत जरूरी है जब आप रिफ्यूज कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तब तो देना ही देना है। हालांकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं या आप संतुष्ट हो गए हैं तो संतुष्ट होने के लिए अपॉर्चुनिटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी एसएससी ने कोई आपको एप्लीकेशन किया और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे अंडर द कंसर्न रूल वो उन्होंने अटैच कर दिए। उसके बाद आपको भी जो भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन मंगाने हैं वो आपने भी एसएससी को चिट्ठी लिख दी, आपने मंगा लिए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए। उसके बाद आपको जो चाहिए आपने इंक्वायरीज कर ली, और इंक्वायरीज करने तक ये इन सारी प्रक्रियाओं में कोई एब्सोल्युटली जरूरी नहीं है कि एसएससी को आपके सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हो गए अपनी इंक्वायरी से और एसएससी की एप्लीकेशन से और डॉक्यूमेंट से, देन यू कैन सिंपली पास एन ऑर्डर इन राइटिंग रजिस्टरिंग द ट्रस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और ये ऑर्डर भी एक शुड नॉट बी ए वन लाइन ऑर्डर, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी। जहाँ ग्रांट भी कर रहे हैं किसी ट्रस्ट को, देयर ऑल्सो सम रीजन शुड बी मेंशन कि भाई, एंड फैक्ट शुड बी मेंशन क्यों उसको ग्रांट किया जा रहा है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर सब क्लॉज 2 शैल बी पास्ड, बशर्ते कि रिफ्यूजल ऑर्डर जो है बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए हुए नहीं पास किया जाएगा। नाउ वी गो टू 1A. So 12AA1A says that all applications which are pending before the PCIT or the CIT on which no order has been passed under 1B before 1st June 1999 shall stand transferred on that date to the PCIT or the CIT, and the PCIT or the CIT may proceed with such applications under that subsection from that stage at which they were on that date. तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स पहले जो काम करते थे या चीफ कमिश्नर जो काम करते थे, इसको अब पीसीआईटी या सीआईटी को 1 जून 1999 से दे दिया गया, और जो भी एप्लीकेशन उस टाइम पेंडिंग थी वो रिस्पेक्टिव पीसीआईटी या सीआईटी को ट्रांसफर मान ली गई। शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड यानी कि वो ट्रांसफर मान ली जाएंगी। उसके बाद 2 है कि एवरी ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी पास्ड। कोई भी ऑर्डर अगर 1B के तहत पास किया जाता है फॉर रिफ्यूजिंग द रजिस्ट्रेशन, इट शैल बी पास्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड। तो रिफ्यूजल ऑर्डर पास करना पड़ेगा 6 महीने के एक्सपायरी से पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, उस मंथ के एंड से जिसमें वो एप्लीकेशन रिसीव किया गया था। सेक्शन 12A कि सबसेक्शन 1 के ए या AB के तहत जब एक बार रिसीव कर लिया गया एप्लीकेशन, तो उस जिस मंथ में रिसीव किया गया उस मंथ के एंड से 6 महीने के खत्म होने से पहले रिफ्यूजल का ऑर्डर
हो जाना चाहिए, नहीं उसके बाद रिफ्यूजल का ऑर्डर नहीं कर सकते. यू हैव टू पास अ रिफ्यूजल ऑर्डर, देन इट हैज टू बी पास विद इन दैट टाइम. Then where a trust or an institution has been granted registration under clause B of subsection 1, जहां पर भी किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया है अंडर 1B, और ही हैज ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम अंडर सेक्शन 12A, या उसने पहले कभी 12A में से रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया था, and subsequently the principal commissioner or commissioner is satisfied that the activities of such trust or institution are not genuine, और रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ये संतुष्ट हो गए कि ऐसे ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जेन्युइन नहीं है और आर नॉट बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट और द इंस्टीट्यूशन, या उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स के अनुसार नहीं कैरी आउट की जा रही हैं, एज द केस में भी, जैसा भी केस हो, यानी कि या तो वो ऑब्जेक्ट्स के अनुसार नहीं की जा रही हैं या फिर नॉन जेन्युइन है. ही शैल पास एन ऑर्डर इन राइटिंग, वो ऑर्डर पास करेंगे राइटिंग में, कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हुए. और साथ साथ ये बात ज़रूरी है कि जब आप कैंसिल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो यू हैव टू गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. So provided that no order under this subsection shall be passed unless such trust or institution has been given a reasonable opportunity of being heard. Now we go to 12.4. 12.3 is important because the principal commissioner or the commissioner has the duty to cancel the registration if he is satisfied that the activities are not genuine or they are not being carried out in accordance with the objects of the trust or the institution. And we have already said that in case the objects of the trust या institution change होते हैं या modify होते हैं, तो जब वो change या modify होते हैं तो एसएससी को 1 महीने के अंदर फिर से वो एप्लीकेशन करनी होती है. तो यदि एसएससी ने एप्लीकेशन करके और अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है, उसके बाद ये फिर भी पता चलता है कि उसकी एक्टिविटी जेन्युइन नहीं थी या उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है, तो इस सेटिस्फैक्शन के आधार पे, इस सेटिस्फैक्शन के फैक्ट्स और रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है. लेकिन एक मौका एसएससी को देना पड़ेगा, उसको एक रीजनेबल मौका, एक मौका नहीं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि एक बार का मौका. It may be an opportunity, but it is an opportunity. It is not just one date. Opportunity may consist of number of dates till the time the opportunity becomes reasonable. अगर एसएससी कहता है मैं बीमार हो गया, आज नहीं आ सकता हूँ, then there should be something on record to show कि वो तो या तो झूठ बोल रहा था या फिर जो उसने बात कही है सही नहीं है, to some other reason. और अगर आपने फिर उसको एडजर्न कर दिया, कोई और डेट दे दी, तो देन यू कैन नॉट, इफ यू आर योरसेल्फ गिविंग अ डेट कि भी आपको सुनेंगे, तो यू शुड नॉट पास अ ऑर्डर कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन बिफोर दैट. सो विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3, where a trust or institution has been granted registration under clause B of subsection 1 or has obtained registration at any time under section 12A, and subsequently it is noticed that the activities of the trust or institution are being carried out in a manner that the provisions of section 11 and 12 do not apply to exclude either whole or any part of the income of such trust or institution due to the operation of subsection 1 of section 13. उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था और हमने कह ही दिया है कि अगर वो ये पाया जाता है कि उसके ऑब्जेक्ट्स के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है या नॉन जेन्युइन है, तो कैंसिल तो किया जा सकता है. लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये पाया जाता है, अगर ये ध्यान में लाया, इट इज नोटिस्ड, अगर ये नोटिस किया जाता है कि जो एक्टिविटीज हैं ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की, वो इस प्रकार से नहीं हो रही हैं कि सेक्शन 11 या 12 उस पर अप्लाई हो जाए,
या तो पूर्णतया या फिर एक पार्ट में भी, यानी अगर उसके इनकम में थोड़ा भी ऐसा कुछ एक्टिविटीज आ जाती हैं जो पूर्णतया सेक्शन 11 और 12 अप्लाई नहीं हो रहे, तो और क्यों नहीं हो रहे हैं, ड्यू टू सेक्शन 13(1) की वजह से नहीं हो रहे हैं अगर, या फिर वो जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है इट हैज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अदर लॉ, या फिर ये पता लगता है कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते वक्त हम एनी अदर लॉ का रिक्वायरमेंट देख रहे थे, तो बाद में पता चलता है कि कोई और दूसरी लॉ थी जिसके रिक्वायरमेंट्स को ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन कंप्लाई नहीं कर रहा है, जैसा कि 1A2 में मेंशन भी है कि एनी अदर लॉ जो कि जरूरी है उसके ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए, and the order, direction, or decree by whatever name called holding that such non-compliance has occurred has either not been disputed or has attained finality. और साथ में या तो कोई दूसरे किसी लॉ के तहत कंप्लायंस नहीं हुआ है, और अगर कोई ऑर्डर, डायरेक्शन, डिक्री पास की गई है जो ये होल्ड करती थी कि वो नॉन कंप्लायंस हो गया है, तो उस ऑर्डर को या तो डिस्प्यूट नहीं किया गया या फिर उसने फाइनलिटी अटेन कर लिया, यानी कि अपील में भी नहीं, या फिर वो डिस्प्यूटेड नहीं है, तब जो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर है, he may by an order in writing cancel the registration of such trust or institution. तब the principal commissioner or commissioner may by an order in writing cancel the registration of such trust or institution. तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर 12(3) के तहत अगर प्रिंसिपल कमिश्नर और या कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि उसकी एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है या फिर उसका जो क्रियाकलाप है वो ऑब्जेक्ट्स के अनुसार नहीं है, तो उनको ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, ही शैल पास एन ऑर्डर इन राइटिंग, और उसके पहले अपॉर्चुनिटी उसको देनी पड़ेगी। दूसरी ओर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है लैंग्वेज में कि अगर ये नोटिस किया जाता है कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं इस प्रकार से चलाई जा रही हैं कि उस सेक्शन 11 और 12 उसमें अप्लाई नहीं करते, उसकी किसी भी पार्ट की इनकम को एक्सक्लूड करने के लिए टोटल इनकम में से ड्यू टू 13(1), और या फिर ये पाया जाता है कि कोई और लॉ का उसने उल्लंघन कर दिया है, कंप्लाई नहीं किया, उसकी वजह से उस लॉ के तहत अगर कोई ऑर्डर या डायरेक्शन पास किया गया था, उस ऑर्डर को उसने चैलेंज भी नहीं किया, डिस्प्यूट ही नहीं किया और वो फाइनलिटी अटेन कर गया है, तो दूसरी लॉ का कंप्लायंस ना करना भी नॉन रजिस्ट्रेशन का कारण है, लेकिन यहाँ शैल नहीं लिखा है। इन दैट केस द प्रिंसिपल कमिश्नर मे बाय ऑर्डर राइटिंग कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। इट्स नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन दिस केस कि दूसरे अगर लॉ का अनुपालन नहीं हो रहा है तो कोई प्रिंसिपल कमिश्नर को कैंसिल ही कर देना है रजिस्ट्रेशन को, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोवाइडेड द रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी कैंसिल्ड अंडर दिस सबसेक्शन if the trust or institution proves that there was a reasonable cause। और एक और कारण से इस सबसेक्शन में कैंसिल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन कि अगर वो ये साबित कर देता है, वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन ये साबित कर देता है कि उसकी जो एक्टिविटीज थी वो उस तरह से इसलिए चलाई जा रही थी क्योंकि उसके पीछे एक रीजनेबल कॉज था, एक रीजनेबल कारण था जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ रहा था, तो भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करना। और शायद ही इसीलिए ये शब्द में लिखा गया क्योंकि इस प्रोवाइजो से ये गवर्न हो रहा है कि रीजनेबल कॉज स्थापित करने का भी उसको मौका दे दिया गया, जो मौका उसके पास 12(3) में नहीं है, 12AA(3) में नहीं है, रीजनेबल कॉज स्थापित करने का मौका नहीं है। वहां पर 12AA(3) में केवल ये मौका है कि वो ये साबित कर दे कि मैं तो अपने ऑब्जेक्ट्स के अनुसार ही काम कर रहा हूँ, या वो साबित कर दे नहीं जेन्युइन ही है मेरी एक्टिविटी, केवल इतना मौका है, लेकिन गलती के लिए कोई रीजनेबल कॉज होना इसका मौका नहीं है। इसके पहले लेकिन हम देखना चाहेंगे कि 13(1) में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम ये यहाँ कह रहे हैं कि भाई
उसकी इनकम एक्सक्लूड हो जा रही है 11 या 12 में से. तो लेट अस जस्ट peep into 13.1 so that we can get a good amount of clarity on this. तो सेक्शन 13.1 में वो सब चीजें लिखी गई हैं कि जिसकी वजह से सेक्शन 11 नहीं अप्लाई करेगा. तो कई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सेक्शन 11 अप्लाई नहीं करेगा. तो सेक्शन 11 या सेक्शन 12 भी अप्लाई नहीं करेगा जब तक कि 13 में दी हुई कंडीशंस मीट नहीं होती. तो लेट अस बिफोर वी गो ऑन टू दिस दीज थिंग्स की भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको होने से अप्लाई नहीं करेगा, तो हम सेक्शन 13 को पढ़ना शुरू करते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीच सेक्शन 13. So now section 13.1 says that nothing contained in section 11 or 12 shall operate so as to exclude from the total income of the previous year of the person in receipt thereof any part of the income from the property held under trust for private religious purposes which does not inure for the benefit of the public. यदि कोई ऐसी इनकम है उस प्रॉपर्टी से जो कि ऐसे ट्रस्ट में हेल्ड है प्रॉपर्टी जो कि प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए, तो पब्लिक रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है. जैसे आपने अपने घर में एक मंदिर बना दिया, वो आपका प्राइवेट मंदिर है, या आपने कोई ट्रस्ट बना दिया रिलीजियस ट्रस्ट जो आपका प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट है और उसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है. हो सकता है उसका जो बेनिफिशियरी हो वो आपका बेटा हो या कोई घर का मेंबर हो. अगर कोई भी उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है जो कि पब्लिक बेनिफिट में नहीं जा रही है, जो पब्लिक बेनिफिट के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वो जो इनकम है वो इनकम टोटल इनकम में से एक्सक्लूड नहीं होगी. उसके बाद इन द केस of a trust for charitable purpose or charitable institution which is created or established after the commencement of this act. ऐसा चैरिटेबल पर्पज या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल पर्पज वाला ट्रस्ट जिसका क्रिएशन एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हुआ है, एनी इनकम देयर ऑफ if the trust or institution is created or established for the benefit of any particular religious community or caste. अगर वो ट्रस्ट किसी खास धार्मिक समुदाय के लिए के बेनिफिट के लिए बनाया गया या किसी खास कास्ट के लिए बनाया गया या स्थापित किया गया, तो ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन की जो भी इनकम है, चाहे वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो या कोई भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, एनीथिंग as mentioned, the voluntary contributions as mentioned in section 12, that will be brought under tax, brought to tax. जैसे खास रिलीजियस समुदाय के लिए कई सारे भारत में रिलीजियस समुदाय रहते हैं, अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट ये कह रहा है इसके ऑब्जेक्ट्स में कि मैं केवल एक पर्टिकुलर रिलीजियस समुदाय के बेनिफिट के लिए काम करूंगा, तो फिर उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, इसलिए ऑब्वियसली उसको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता. या वो कहता है मैं एक कास्ट के लिए कार्य करूंगा, एक जाति के लिए कार्य करूंगा, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता और उसकी इनकम को भी टोटल इनकम से हटाया नहीं जा सकता. And in the case of a trust for charitable or religious purpose or a charitable or religious institution, any income thereof, if such trust or institution has been created or established after the commencement of this act and under the terms of the trust or the rules governing the institution, any part of such income inures, or if any part of such income or any property of the trust or the institution, whether created or established during the previous year, used or applied directly or indirectly for the benefit of any person referred to in section 3, या फिर
कोई भी ऐसे चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस का ट्रस्ट है या फिर इंस्टीट्यूशन है और वो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद क्रिएट हुआ है, ये क्रिएटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट का मतलब है कि जो पहले से थे उनके लिए नहीं है, उनके लिए एक्सक्लूजन नहीं है। जो बाद में है उनके लिए है, जो बाद में क्रिएट हो रहे हैं, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि उसके पहले के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको कई बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार ने ऑर्डर दे के उनको एग्जाम्प्ट किया था, तो उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर कोई ट्रस्ट बनता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन बनता है और उस ट्रस्ट के ही जो रूल्स हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो गवर्न करते हैं रूल्स इंस्टीट्यूशन को, या जो शर्तें हैं जिस पे वो ट्रस्ट चलता है, उसके अनुसार ही इनकम का कोई भी पार्ट ऐसे व्यक्ति को के बेनिफिट के लिए जा रहा है जो सबसेक्शन 3 में मेंशन है। सबसेक्शन 3 जो हम देख चुके हैं, जो मुख्य लोग एसोसिएटेड होते हैं चार्ट ट्रस्ट के साथ, जो उसके ओनर हो सकते हैं या उसके मैनेजर हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अगर उनके बेनिफिट के लिए जा रहा है कोई भी इनकम, तो भी कोई वो इनकम जो है, एनी इनकम which is going for that purpose will be brought to tax, and it will not be removed from the total income। या फिर कोई भी इनकम या प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट का या उस इंस्टीट्यूशन का जिसको अप्लाई कर दिया गया है, या तो जाएगी या उनके लिए अलग कर दी जाती है या उपलब्ध करा दी जाती है, या फिर वो अप्लाई ही कर दी गई किसी ऐसे पर्सन के बेनिफिट के लिए जो कि सबसेक्शन 3 में मेंशन्ड है। तो जितनी भी इनकम एन्योर कर रही है या अप्लाई हो रही है, वो सब इनकम इस प्रकार से, अगर वो ऐसे पर्सन के बेनिफिट के लिए जा रही है जो कि सबसेक्शन 3 में मेंशन्ड है, तो वो भी उस इनकम को भी टोटल इनकम में से माइनस नहीं किया जा सकता। Provided that in the case of a trust or institution created or established before the commencement of this Act, the provisions of subsection 2 shall not apply to any use or application, whether directly or indirectly, of any part of such income or any property of the trust or institution for the benefit of any person referred to in subsection 3, if such use or application is by way of compliance with the mandatory term of the trust or mandatory rule governing the institution। अब यहाँ शर्त यह है कि अगर वो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन पहले बना था कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट से, तो ये देखना जरूरी है कि क्या कोई मैंडेटरी टर्म है उस ट्रस्ट का जिसकी वजह से सबसेक्शन 3 वाले पर्सन के बेनिफिट में कोई चीज दी जा रही है। अगर कोई मैंडेटरी टर्म था ट्रस्ट का या मैंडेटरी कोई रूल था, मैंडेटरी मतलब जो लॉ के द्वारा जरूरी कर दिया गया रूल, जो कि ट्रस्ट डीड में जैसे अगर लिखा है कि ये चीज मैंडेटरी यानी बिल्कुल जरूरी है, इतना पैसा जो है इस पर्सन को देना है या ये बेनिफिट इस पर्सन को देना है, जो कि सबसेक्शन 3 में मेंशन्ड है, और मैंडेटरी होते हुए जिसका कि ऑब्वियसली अप्रूवल हो गया होगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो उसको अब अलाउ किया जा रहा है कि अगर वो मैंडेटरी किया गया था उसकी वजह से वो पैसा दिया जा रहा है, देन इट्स फाइन, तब हम उस इनकम को नहीं हटाएंगे भले ही वो ट्रस्ट पहले क्रिएट हुआ था। Provided further that in the case of trust for religious purpose or a religious institution, अगर ऐसा ट्रस्ट है जो रिलीजियस पर्पस के लिए बना है या वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो, और ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल पर्पस, चाहे वो क्रिएट हुआ था एज ए रिलीजियस ट्रस्ट या फिर स्थापित हुआ था एज ए रिलीजियस ट्रस्ट, या वो चैरिटेबल पर्पस का ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन है जिसका क्रिएशन या एस्टेब्लिशमेंट इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले हुआ है, the provisions of subclause 2 shall not apply to any use or application, whether directly or indirectly, of any part of such income or any property of the trust or institution for the benefit of any person referred to in subsection 3, insofar as such use or application relates to any period before the first day of January 70। बाद में फाइनली ये किया गया कि भले ही वो मैंडेटरी हो कि उसको उतना देना ही देना है, तो भी 1 जून 70 के बाद फिर आप मैंडेटरी चीज को भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, 1 जून 70 तक जो देना था वो दे सकते थे एज पर द मैंडेटरी टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट।
जो ट्रस्ट इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले से उसके द्वारा सबसेक्शन 3 में मेंशन आदमी को अगर कोई पैसा दिया जाना था, अगर वो मैंडेटरी था तो वो 1 जून 70 से पहले दिया जाना था, तभी वो टोटल इनकम से नहीं हटेगा। अब डी कहता है कि इन द केस ऑफ ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस और चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एनी इनकम देयर ऑफ इफ फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर any funds of the trust or institution are invested or deposited after the 28th February 83 otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in subsection 5 section 11। अगर कोई फंड उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के 28 फरवरी 1983 के बाद, 28 फरवरी को बजट आता है, तो 1983 में जब ये प्रावधान लाया गया कि कोई रिक्वायर्ड फॉर्म्स और मोड्स हैं, रूप हैं, प्रकार हैं, जहां पर वो जो एक्यूमुलेटेड राशि है या सेट अपार्ट राशि है उसको रखा जाना जरूरी है, तो अगर उस तारीख के बाद वो फंड्स को किसी और रूप में रखा जाता है तो वो भी टोटल इनकम में से नहीं हटेंगे। एंड एनी फंड्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ 83 अदरवाइज देन इन एनी वन और मोर फॉर्म्स और मोड्स specified in 11.5 continue to remain so invested or deposited after the 30 day of November। या फिर 28 फरवरी 83 से लेके 30 नवंबर 83 तक का टाइम दे दिया गया था कि जिन लोगों ने दूसरे फॉर्म्स या मोड्स में भी रखे हुए फंड, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 8 महीने में आप उन फंड्स को आप प्रिस्क्राइब फॉर्म्स या मोड्स में शिफ्ट कर दीजिए, और उसके बाद अगर कोई भी दूसरे फॉर्म या मोड में रखेगा तो उसको फिर उतनी इनकम को फिर टोटल इनकम में से हटाया नहीं जाएगा। और एनी शेयर्स इन ए कंपनी अदर देन द शेयर्स इन ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, या जो इनकम है कोई शेयर्स हैं ऐसी कंपनी में जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी में शेयर्स नहीं है, या ऐसे शेयर्स नहीं है जो कि फॉर्म्स एंड मोड्स में प्रिस्क्राइब्ड हो, और ऐसे शेयर्स अगर वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहा है 30 नवंबर के बाद भी 83, तो फिर वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मोड नहीं है, तो इसलिए उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको भी हटाया नहीं जाएगा टोटल इनकम में। Provided that nothing in this clause shall apply in relation to any assets held by the trust or institution where such assets form part of the corpus as on first day of June 73। हाँ, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है फॉर्म्स एंड मोड्स का, ये कॉर्पस के फंड्स पे लागू नहीं है, या कॉर्पस में कोई अगर एक्रीशन हो गया या बढ़त हो रही है जिससे उन शेयर्स में जो कि कॉर्पस बना रहे हैं, कॉर्पस यानी जो जमा राशि है उस फंड की, जमा राशि को किसी प्रिस्क्राइब्ड मोड्स एंड फॉर्म्स में होना जरूरी नहीं था, या कोई बोनस शेयर्स के द्वारा कोई एक्रीशन हो रहा है उसमें, वो भी अगर किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में नहीं है, या किसी प्रिस्क्राइब फॉर्म और मोड में नहीं है जो कि 11.5 में प्रिस्क्राइब है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। और इसके अलावा एनी एसेट्स जो कि डिवेंचर भी हो सकते हैं विच आर इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी कंपनी विच आर एक्वायर्ड बाय द ट्रस्ट बिफोर फर्स्ट डे ऑफ मार्च 83, या कुछ ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जो कि उस ट्रस्ट के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा 1 मार्च 83 से पहले ही, यानी 28 फरवरी 83 से लागू हुआ तो 1 मार्च से पहले ही जो उन्होंने अगर एक्वायर कर लिए थे डिवेंचर्स, और डिवेंचर को तो आप खत्म नहीं कर सकते ना, तो एक्वायर कर लिए तो जो उसका कार्यकाल है तब तक तो चलेंगे ही। और एनी एसेट नॉट बीइंग an investment or deposit in any of the forms or modes specified in subsection 511 where such asset is not held by the trust or institution otherwise than in any of the forms or modes specified in subsection 5 or section 11 after the expiry of 1 year from the end of the previous year in which such asset is acquired or the third day of March 93 whichever is later। उसके बाद ये हुआ कि जो दूसरे रूप में भी अगर रखे हुए हैं कोई भी एसेट हो जो कि दूसरे रूप में रखें प्रेस्क्राइब मोड से, अल्टीमेटली चाहे वो डिवेंचर हो चाहे कुछ भी हो, 31 डे ऑफ मार्च 93 तो केवल ही प्रेस्क्राइब मोड ही चलेगा, उसके अलावा और कोई मोड नहीं चल सकता।
and any funds representing the profits and gains, being the profits and gains of any previous year relevant to the assessment year commencing on 1st April 84 or any subsequent assessment year, या कोई जैसे हों जो कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स को रिप्रेजेंट करते हों 1 अप्रैल 1984 के बाद, वो भी टोटल इनकम में शामिल नहीं होंगे, टोटल इनकम में शामिल होंगे, नहीं हटाए जाएंगे. ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज एनी अदर इनकम इन एडिशन टू द प्रॉफिट्स एंड गेन्स, और अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट्स एंड गेन्स के अलावा अगर कोई इनकम है तो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा बिजनेस के पर्पज से, और जिससे वो जो दूसरी इनकम है उसको फिर टोटल इनकम में से माइनस किया जा सकता है. और उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है, बट वी हैव almost half of the section 13 to cover, and there are many other clarifications also that we have to do and certain rules. So therefore we will stop at this point and as completion of part 2 of this lecture dealing with income of the charitable and religious trust, and therefore we stop this lecture today at this point and we'll continue with the part 3 tomorrow. Thank you very much for joining us today.